उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक गांव था रानीगंज। रानीगंज गांव केवल अपने रुतबे के लिए मशहूर था, जहां सबके बड़े बड़े घर और जमीनें थी। आ जाओ मानिक चंद, आ जाओ और हमारी खुशियों का बोझ हमें उठाते हुए देखो। सरपंच साहब, मैं कुछ समझा नहीं। तुम तो ठहरे दुखियारे, बोझ भी तुम्हारे दुख से भारी है और यहाँ हम हैं, हमारा जीवन खुशियों से भरा है। सरपंच और उनके चेले की बात सुनकर मानिक चंद दुखी और मायूस होकर वहाँ से जाने लगा। हाँ, जाओ जाओ, अपने जीवन का थोड़ा सा दुख अपनी बौनी बेटी को भी दे देना, क्या पता उसकी हाइट बढ़ जाए। मानिक चंद वहाँ से अपने घर चला गया। मानिक चंद की बेटी भक्ति, जिसका कद सिर्फ 3 फीट 2 इंच का था। भक्ति बेटा, कहाँ गई? जरा मुझे चीनी देना, मेरे घर अचानक से मेहमान आ गए हैं। जी काकी, अभी लाई। भक्ति अपने घर के कमरे से एक कटोरी चीनी अपने पड़ोसन को दे देती है। वो क्या है ना बेटा, आज मेरी बेटी नगमा का रिश्ता तय हुआ है। दावत दूंगी, तुम आ जाना और अपने लिए कुछ दिनों का खाना भी ले जाना। क्या है, अब तुम्हारे पिता भी बूढ़े हो चुके हैं और तुम्हारी शादी तो होने वाली नहीं। काकी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं जरूर आऊंगी। हाँ बेटा, आना ही है, तुम्हारी शादी तो होने से रही, कहाँ मिलेगा बूढ़ा दूल्हा। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर भक्ति की पड़ोसन वहाँ से चली गई। पर ये सारी बात मानिक चंद ने सुन ली और अपनी बेटी भक्ति से कहा, बेटा, तुम क्यों इन गांव वालों से बात करती हो? जब ये तुम्हें तुम्हारे कद के कारण ताने मारते हैं। पापा, इनकी तो ये बचपन की आदत है और अब मैं उतना नहीं सोचती। और आप बताइए कि आपका दिन कैसा गया? मुझे बड़ी भूख लगी है बेटी, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो, तब मुझ में हिम्मत आएगी। जी पापा, मैं अभी लेकर आई। मानिक चंद अपनी बेटी भक्ति के साथ बड़े चाव से खाना खाते हैं। तभी भक्ति कहती है, पापा, घर पर ना तो कल के लिए अनाज बचा है, ना ही दूध, और गैस भी खत्म होने वाली है। न जाने कब बंद हो जाए। मैं घर आते वक्त इसका कोई इंतजाम करूंगा, तुम चिंता न करना। कल दोपहर के लिए थोड़ा सा बासी चावल रख लेना ताकि कुछ खा सको। खाना खाकर मानिक चंद सो जाता है, पर उसे नींद नहीं आती। वो अपनी जवान बेटी और घर की परिस्थिति को लेकर परेशान हो जाता है। अगले दिन मानिक चंद सुबह की पहली किरण होते ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। रानीगंज रेलवे स्टेशन यात्रियों से भरा हुआ था। खोले खोले, ओए खोले। जी साहब, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये सामान उठाकर रेलवे स्टेशन के बाहर गाड़ी में रखवा दो। जैसा आप कहें। एक बैग के पूरे 30 रुपए, आपके हुए 4 बैग तो हुए पूरे 120 रुपए। इतने बूढ़े हो, ये 4 बैग उठा सकते हो क्या? क्या बताऊं सेठ जी, जिम्मेदारियों ने ताकतवर बना दिया है, आप देखते रहिए बस। इतना कहकर मानिक चंद ने उस अंग्रेज के 4 बैग उठा लिए और रेलवे स्टेशन के बाहर गाड़ी में रखवाने चला गया। तभी एक बाइक ने आकर मानिक चंद को ठोकर मार दी और बाइक वाला फरार हो गया। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरा पैर! बुढ़े, रास्ता देखकर नहीं चल पाए क्या? देखो मेरा सामान गिरा दिया, अब जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मानिक चंद को पैर में गहरी चोट लग गई थी। मानिक चंद को दवाखाने में भर्ती करवा दिया। अपने पिता की ये हालत देखकर वहाँ पर भक्ति भी आ गई। पापा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। अब हमारा गुजारा कैसे होगा भक्ति बेटा? अब हम क्या करेंगे? ना तो पैसे हैं और ना ही हमारी कोई मदद कर रहा है। मैंने अपने सोने के कान के झुमके गिरवी रख दिए हैं ताकि आपके इलाज का पैसा भर सकूं। कल से मैं रेलवे स्टेशन पर कूली बनकर जाऊंगी। घर की लक्ष्मी को दूसरों का बोझ उठाना शोभा नहीं देता बेटा, पर मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं। मानिक चंद अपने घर आ गया और आराम करने लगा और भक्ति ने कूली का काम शुरू कर दिया। कूली, कूली, कूली। जी कहिए, आपका सामान कहाँ रख दूं? स्टेशन के बाहर गाड़ी में रखवा दो। भक्ति ने उस औरत का सामान गाड़ी में रखवा दिया और उससे पैसे ले लिए। बेटा,
तुम और क्या क्या कर लेती हो? चेहरे से तो पढ़ी लिखी लगती हो तुम। जी, मैंने बीए पास किया है और अब मेरे पिताजी का ध्यान रखती हूँ। खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लो मेरा कार्ड, और जब भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। भक्ति ऐसे ही दिन में कूली बनकर घर चलाने का काम करती और रात को अपने पिता की देखभाल करती। धीरे धीरे भक्ति की चर्चा गांव भर में होने लगी। भक्ति बौनी कूली के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। ये बात सरपंच और उसके चेले को हजम ना हुई। मालिक, आपने सुना कि नहीं, आजकल क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही बोलबाला है और वो है बौनी कूली का, उसी मानिक चंद की बेटी का। हाँ हाँ, बौनी कूली ना जाने क्यों हमारे गांव में पैदा हो गई है, इसे सबक सिखाना होगा। सरपंच और उसके चेले शक्तिमान ने तय किया कि भक्ति का भरे बाजार में मजाक उड़ाया जाए। इधर आओ भक्ति बेटा, मेरा सामान ट्रेन में रखवा दो, सिर्फ 2 बैग ही हैं। सरपंच ने उन दोनों बैगों ईंटें भरी हुई थी जो बहुत ही वजनदार थी। भक्ति उनकी चाल को समझ नहीं पाई और दोनों ईंटों से भरे बैग को उठाने की कोशिश करने लगी। ये तो बहुत भारी है। इस एक बैग का वजन तो 10 बैग के बराबर है। बेटा, इसके ही तो पैसे देते हैं हम, उन्हें उठाकर ट्रेन में रख दो, हमारी ट्रेन निकलने वाली है। भक्ति ने कई कोशिशें की उस वजनदार बैग को उठाने की, पर वो उठा नहीं पाई और इसी कारण सरपंच और शक्तिमान की ट्रेन छूट गई। तुम्हारी वजह से हमारी ट्रेन छूट गई, अब पूरे ट्रेन का हर्जाना हमें भरना पड़ेगा। दिल्ली जाने की एक ही ट्रेन थी, और नहीं तो क्या, बौनी होकर इतना बड़ा काम करना ही क्यों जब कर नहीं सकती तो? तुम्हारी वजह से हमारी मीटिंग भी हमें रद्द करनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, आपको हमारे घर की हालत अच्छे से पता है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? करना क्या है, तुम्हें अपने गांव की जमीन हमारे हवाले करनी होगी और तुम्हारे पिता मानिक चंद को हमारे घर नौकर बनकर काम करना होगा। कृपा कीजिए हम पर, ऐसा मत कीजिए। सरपंच और शक्तिमान ने भक्ति की एक ना सुनी और गांव जाकर सभी के सामने भक्ति के पिता मानिक चंद की बेइज्जती की। कहाँ हो मानिक चंद, ये देखो, तुम्हारी बेटी ने हमारा लाखों का नुकसान करा दिया है। अब तुम सारी जमीन हमारे नाम करो और मेरे यहाँ चलकर मेरे घर का काम करो, जब तक तुम सारे पैसे ना दे दो। मानिक चंद उस वक्त बैसाखी के सहारे घर से बाहर आया। मैं आपके पैसे कहाँ से चुका पाऊंगा सरपंच जी, हमारे घर पर उतनी आमदनी नहीं है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी हाथ आती है बस। अपने पिता को दया की भीख मांगता देख भक्ति की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपके घर नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस मेरी बच्ची को कुछ मत करना, मेरी बच्ची को छोड़ दो। कल से काम पर आ जाना। इतना कहकर सरपंच और शक्तिमान वहाँ से चले गए। पापा, आप रोइए मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। बेटा, मैं बड़ा अभागा हूँ, मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैं इस गांव में तुम्हें लेकर रह रहा हूँ। आज देखो, सभी गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती भी हुई और हम कुछ ना कर पाए। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया, ना तुम्हारी शादी करवा कर तुम्हें संसार का सुख दे पाया। इन सभी चीजों में आपकी कोई गलती नहीं है पापा, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। दूसरे ही दिन से मानिक चंद सरपंच के घर जाकर नौकरी करने लगा। तभी भक्ति को उस सरकारी अधिकारी की याद आई जो रेलवे स्टेशन पर भक्ति को मिली थी। भक्ति उनसे मिलने उनके घर जा पहुंची। तब भक्ति को पता चला कि रानीगंज की आईएएस और कोई नहीं बल्कि वसुंधरा देवी हैं। उनसे मिलकर भक्ति ने सारी बातें बता दी।
देखो भक्ति बेटा, इन सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। तुमने हमेशा सहा है। आजकल की लड़कियां समाज में सर ऊंचा करके चल रही हैं और तुम हो कि छोटी सी बात पर रोने लगी। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, ना कि किसी की गुलामी करने की। मैं अपने कद की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैडम। मैं भी आपकी तरह बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। कल से ही लोकल कैंप में तुम्हारा दाखिला करा देती हूँ। वहाँ तुम्हारे जैसी कई लड़कियाँ आएंगी। उसके पहले तुम्हें कुछ एग्जाम्स देने होंगे, उसे दे देना। और ऐसा ही हुआ। भक्ति ने सारे एग्जाम्स दिए। भक्ति उन सारे एग्जाम्स में अव्वल आ गई। शाबाश भक्ति बेटा, शाबाश। अब तुम्हें पुलिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब आपके दिए हुए सही राह की ताकत है, वरना आज भी मैं पहले वाली भक्ति की तरह परेशान रहती। अब बस फिजिकल एग्जाम बचा है, जो कि हमारे गांव के रानीगंज में ही है। दूसरे ही दिन भक्ति अपने फिजिकल एग्जाम में चली गई, जहां सरपंच की इकलौती बेटी भी मौजूद थी। तुम्हें 400 मीटर की रेस सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरी करनी है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर तुम क्या करोगी भक्ति? तुम्हारा तो कद भी कम है। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, भक्ति ने 3 मिनट की बजाय सिर्फ 2.5 मिनट में ही सारी दौड़ पूरी कर ली और भक्ति रानीगंज की एसीपी बन गई। पूरे 6 महीने बीत चुके थे। मानिक चंद को अपनी बेटी से मिले। मालिक, मुझे जाने दीजिए। पूरे 6 महीने हो गए हैं और आपका कर्जा भी माफ हो गया है। कृपया करके मुझे मेरी बच्ची के पास जाने दीजिए। क्या पता वो किस हाल में है, उसका ध्यान कौन रख रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें और 6 महीने यहीं काम करना है। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। और नहीं तो क्या, अगर और ज्यादा बोलने की कोशिश की ना, चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। सरपंच मानिक चंद पर अत्याचार कर ही रहा था कि भक्ति पुलिस की वर्दी में वहाँ पर आ गई और जिस गाड़ी में भक्ति आई थी, उस गाड़ी की लाल बत्ती देखकर और गाड़ी की आवाज सुनकर सरपंच मानिक चंद से कहने लगा, देखा, मेरी बेटी आ गई। मैंने अपनी बेटी को सारी शिक्षा दी थी और पुलिस वाली बनकर मेरी बेटी मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। चलो दूर हटो तुम और अच्छे अच्छे पकवान बनाने की तैयारी करो। सरपंच और शक्तिमान पूजा की थाली लेकर घर के दरवाजे पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे, पर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, दोनों की बोलती बंद हो गई। वो और कोई नहीं, भक्ति उनके सामने पुलिस की वर्दी में ठाट बाट के साथ खड़ी थी, जिसे देखकर सरपंच और शक्तिमान दोनों सहम गए। ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे? तुमने पुलिस की वर्दी कैसे पहनी है? क्योंकि मैं पुलिस वाली हूँ। तुमने हम गरीबों को बहुत सताया है। अपनी बेटी भक्ति की आवाज सुनकर मानिक चंद बाहर आए और आंखों में खुशी के आंसू लिए भक्ति से कहने लगा, इस अभागे बाप को बेटा तुमने बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरी बच्ची पुलिस वाली बन गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पूरे गांव में बताशे बांटूंगा मैं। बताशे नहीं पापा, रसमलाई। अब कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं। भक्ति को पुलिस की वर्दी में देखकर शक्तिमान और सरपंच दोनों ही चुपके से बाहर भागने लगे। उतने में उन्हें भक्ति के साथ आए एक हवलदार ने पकड़ लिया। तब भक्ति ने उनसे कहा, इन्हें जेल ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इन्होंने मेरे पिता, मुझे और कई सारे गरीबों को ठेस पहुंचाई है। ले जाइए इन्हें। देखा सरपंच साहब, आपने हमेशा भक्ति और मुझे गांव भर में ताने सुनाए हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे माफ करना भक्ति बेटा, आज मुझे भगवान की लाठी जोर से लगी है। अपने पापों का प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा। मुझे भी माफ कर देना भक्ति बेटा। सरपंच और शक्तिमान को जेल ले जाया गया। भक्ति पुलिस वाली बनकर अपना काम ईमानदारी और अच्छे से करने लगी और अपने पिता मानिक चंद का नाम रोशन करने लगी। बहुत पुरानी बात है। 7 समुंदर पार एक खूबसूरत राज्य था, जहाँ के राजा और रानी अत्यंत दयालु थे। राजा और रानी के 7 बेटे थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर में एक लड़की का जन्म हो, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। एक रात जब राजा और रानी खाना खाने के बाद नदी के किनारे टहल रहे थे, तो उन्हें नदी में
एक टोकरी आती दिखाई दी। राजा ने तुरंत सेवक को नदी में भेजकर उस टोकरी को अपने पास मंगवाई। पूरे राज्य में उत्सव का ऐलान कर दिया। इस लड़की को हम अपनी बेटी की तरह पालेंगे। लड़की का भविष्य बताने के लिए राज्य के सबसे अनुभवी ज्योतिष को बुलाया गया। महाराज, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लड़की के कदम आपके परिवार के लिए शुभ नहीं है। पंडित जी, जो भी बात है खुलकर बताइए। महाराज, जैसे जैसे ये लड़की आपके परिवार में बड़ी होगी, आपके 7 बेटों की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो पंडित? क्या तुम होश में तो हो? सिपाहियों, ये पंडित को महल के बाहर निकाल दो। राजा ने ज्योतिष की बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लड़की का पहला जन्मदिन आया, तब राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को ज्योतिष की बात याद आई। राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को ज्योतिष को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन सेवक खाली हाथ लौट आया। महाराज, कुछ दिन पूर्व ही ज्योतिष की मृत्यु हो चुकी है। मुझे पता लगा है कि उसका एक भाई पड़ोस के राज्य में रहता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे उस पड़ोसी राज्य से बुला लाऊं। हाँ, अवश्य ही उसे बुला कर लाओ। दूसरे राज्य से ज्योतिष को बुलवाया गया। मेरे भाई की भविष्यवाणी सही है। अब हमें विश्वास हो गया है पंडित जी, लेकिन अब आगे का रास्ता बताइए। अगर आपकी बेटी को आग के गोल घेरे में बड़ा किया जाए, तो उसकी उम्र बढ़ने पर आपके बेटों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। एक छोटा सा घर बनाया गया और उसे बहुत बड़े आग के गोल घेरे में बंद कर दिया गया। लड़की, जिसका नाम वनीला रखा गया था, आग के गोल घेरे में बड़ी हुई। कई वर्ष बीत गए, आग निरंतर जलती रही। राजा और रानी की मृत्यु हो गई। 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाली। छोटे भाइयों, वक्त आ गया है कि अब हम अपनी बहन को आग के घेरे से बाहर निकालें और उसका विवाह करके उसे सामान्य जीवन जीने दें। ठीक कहा बड़े भाई। बेचारी बहन आग की तपिश से तंग आ चुकी होगी। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुँचे। बहन, वक्त आ गया है कि तुम इस आग के घेरे से बाहर निकलो। हाँ भाई, मुझे दुनिया देखनी है। आखिर कब तक मैं बंद गोल घेरे में कोल्हू की बैल की तरह पिसती रहूंगी। वनीला को बाहर निकाला गया। वनीला ने पहली बार फूल, तितलियां, नदियां देखी। अचानक वनीला की नजर एक बगुले पर पड़ी। वाह, कितना सुंदर पक्षी है। उस पक्षी को क्या बुलाते हैं? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है। मैं बगुलों के राजकुमार से शादी करूंगी और किसी से नहीं। अरे लेकिन हम बगुलों को राजकुमार कहाँ से लेकर आएंगे? मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बगुलों के राजकुमार से। एक भाई राज्य संभालने के लिए रुका और बाकी 5 बगुलों के राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो कोसों दूर तक गए, लेकिन उन्हें बगुलों का राजकुमार नहीं मिला। अरे भैया, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। यदि जल्दी हम घर नहीं लौटे तो हम सब रास्ते में ही मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बगुलों का राजकुमार ढूंढे बिना नहीं लौट सकते, क्योंकि अगर हम खाली हाथ लौटे तो हमारी बहन को बहुत निराशा होगी। 5 भाइयों ने खोज जारी रखी। जंगल में उन्हें एक बूढ़ा सन्यासी मिला। क्या आप बता सकते हैं कि बगुलों का राजकुमार कहाँ मिलेगा? अरे बेटा, यहाँ से दक्षिण दिशा में 50 कोस जाओ, वहाँ बगुलों का राज्य है। 5 भाई दक्षिण में 50 कोस चले। वो एक ऐसे राज्य में पहुँचे जहाँ सब कुछ सफेद था। सफेद रंग के मकान, सफेद मिठाइयाँ और सारे लोग भी सफेद कपड़े पहने हुए थे। पूछने पर पता लगा कि वहाँ बगुलों का राजकुमार राज्य करता है। 5 भाई राजमहल पहुँचे और बगुलों के राजकुमार को अपनी समस्या बताई। अरे राजकुमार जी, आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए, वरना वो जीवन भर कुमारी रहेगी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी मूर्ख लड़की से शादी नहीं करना चाहता। बगुला एक बुद्धिमान और चालाक पक्षी होता है और मैं बगुलों का राजकुमार हूँ।
इसलिए तुम्हारी बहन को साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है, तभी मेरा और उसका विवाह संभव होगा। अरे निश्चित ही हमारी बहन बुद्धिमान। आप उसे यहाँ बुलाएं और स्वयं जांच लें। बगुलों के राजकुमार ने पांचों भाइयों की अच्छी खातिरदारी की। उन्हें ठहरने के लिए एक विश्राम कक्ष दिया गया। पांचों भाइयों ने अपनी बहन को पत्र लिखकर बगुलों के राजकुमार के पास बुलाया। जब पत्र वनीला को मिला तो वो बेहद खुश हुई और चलने की तैयारी करने लगी। उसने राज्य संभाल रहे भाई से कहा, भाई, मुझे एक घोड़ा, 2 सेविकाएं और कुछ सैनिकों की आवश्यकता है। मैं प्रातःकाल ही बगुलों के राजकुमार के राज्य की तरफ निकलूंगी। भाई ने सारी व्यवस्था कर दी। रास्ते में वनीला को घोड़े पर बैठे बैठे नींद आने लगी। 2 सेविकाओं में एक बूढ़ी सेविका थी और दूसरी उसकी जवान बेटी। बूढ़ी सेविका ने सोचा, कितना अच्छा हो अगर वनीला की जगह मेरी बेटी की शादी बगुलों के राजकुमार के साथ हो जाए। उसने सैनिकों को लालच दिया, सुनो भाइयों, तुम ये जानते ही होगे कि मैं महल की प्रधान सेविका हूँ और मेरी खजांची से जान पहचान भी है। मैं तुम लोगों को महल के खजाने में से 1-1 किलो सोना दिलवा दूंगी अगर तुम मेरा एक काम करो। कैसा काम? राजकुमारी वनीला इस समय सो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे किसी दलदल में फेंक दो ताकि मेरी बेटी का विवाह बगुलों के राजकुमार से संपन्न हो सके। सैनिकों ने सोने के लालच में ऐसा ही किया। उन्होंने जंगल में पड़ने वाली एक दलदल में वनीला को फेंक दिया। वनीला हाथ पैर छटपटाती रही और सेविकाएं और सैनिक जल्दी जल्दी में वहां से खिसक लिए। सेविका की बेटी, जो कि एक लालची और मूर्ख लड़की थी, बगुलों के राजकुमार के पास पहुंच गई। मैं 7 भाइयों की बहन हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले कुछ पहेलियां पूछकर ये जांच लो कि तुम कितनी बुद्धिमान हो। पहली पहेली सुनो। वो कौन सी 3 शाखाएं हैं जिन्हें जोड़ा या गुणा करो परिणाम एक ही प्राप्त होता है? सेविका की बेटी का मुंह बंद रह गया। तुम्हारे भाई तो तुम्हारी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ कर रहे थे। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। तुम इतनी सरल पहेली का जवाब भी नहीं दे पाई। सैनिकों, उन 5 भाइयों को बुलाओ। 5 भाइयों को बगुलों के राजकुमार के सामने लाया गया। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है। ये तो साधारण गणित भी नहीं जानती। अरे राजकुमार जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये लड़की हमारी बहन नहीं है। हे भगवान, फिर से झूठ। सैनिकों, इन 5 को कारागृह में डाल दो और कुछ दिनों बाद इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। रुक जाइए बगुलों के राजकुमार, इन 5 भाइयों की असली बहन मैं हूँ। पहेली का जवाब देकर साबित करो। वो कौन सी 3 शाखाएं हैं जिनको जोड़ा या गुणा करो परिणाम एक ही प्राप्त होता है? 1, 2 और 3। अरे अरे भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। अगर तुम इन भाइयों की बहन हो तो ये लड़की कौन है? ये मेरी सेविका की बेटी है। रास्ते में इन माँ बेटी ने मिलकर मुझे दलदल में फेंकवा दिया। वो तो एक गडरिया ने मेरी जान बचा ली और मैं यहाँ तक आ पहुँची। बगुलों के राजकुमार ने सेविका और उसकी बेटी को कारागृह में डाल दिया। उसके बाद वनीला के साथ पूरे धूमधाम से विवाह किया।